हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गर्मी बहुत बढ़ रही है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक वगैरह से हाइड्रेट नहीं होता है, ग्लूकॉन डी पिया करो भैया, नींबू पानी पियो। ठीक है, चलिए हम अब तक केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटीज, रेट लो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग बात करने जाएंगे पर्टिकुलर ऑर्डर, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर देन फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन कराया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बता दिया था। वहां तक के लिए उतना सफिशिएंट है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये एक तरीके से न्यूमेरिकल पार्ट अब स्टार्ट हो चुका है। अगर मैंने डायरेक्ट अब आपको यहां से, आपने डायरेक्ट यहां से वीडियो देखी और हम टर्म्स, हम लोग यूनिट जो डायरेक्ट यूज करेंगे, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में ना आए। तो पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखना, फिर आप इस वीडियो पे जरूर आना। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखिए, अगर मैं बोर्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं या फिर जेईई कॉम्पिटिटिव बेस पे बात करूं, तो डेरिवेशन तो नहीं पूछते हैं। स्टिल हमें डेरिवेशन पता होने चाहिए कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये आया कैसे था। क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट अगर किसी बच्चे को याद है, तो उसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। वो विद इन अ मिनट इस फॉर्मूले को दोबारा अपने आप से रिकॉल वो बना सकता है, अगर बाय चांस वो एग्जाम के टाइम में भूल जाता है। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कौन सा, चाहे हमने वो रेट लो में जब हमने पढ़ा था, वही उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, उसी की बात कर रहे हैं। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो फाइनल इक्वेशन आती है, दैट इज कॉल्ड योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए बात करेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, लेट अस सपोज मैंने एक रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट। तो मैंने बोला रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय में डी टी। ये आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में मेरे साथ समझा था कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द रेट लो, एंड दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Similarly, this keep as a first point. Now second, according to the rate law, rate is equal to K, रिएक्टेंट की पावर n, और n हमने क्या बताया था, n क्या है आपका ऑर्डर। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ऑर्डर कौन सा है, जीरो है। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे r रेट इज इक्वल टू K, r की पावर जीरो। अब किसी की पावर जीरो होती है तो वैल्यू कहते हैं जीरो। वेरी गुड, यही पेपर में करके आ जाना आप लोग। नहीं, किसी की भी पावर जब जीरो होती है, जीरो, तो वैल्यू होती है वन। तो रेट इज इक्वल टू के, ये सेकंड पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों रेट है, तो क्या हम दोनों को इक्वल नहीं कर सकते? इक्वेट वन एंड टू, एंड या फिर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लिख सकते हैं माइनस डी आर बाय में डी टी इज इक्वल टू के। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाली टर्म को एक साथ रखिए, बाकी चीजों को राइट साइड ले आइए। के डी टी और नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड है, अब राइट साइड में आ जाएगा। कोई डाउट? नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, फाइन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपको लिमिट्स पता है, मैक्सिमम पॉइंट्स पता है, और आपको छोटे से पार्ट का एरिया पता है। मान लीजिए इसी पार्ट का, मान लीजिए आपको इतना से एरिया पता है, और आपको लिमिट्स पता है कि मैक्सिमम कितनी है, और आपको इस पूरे बोर्ड का एरिया निकालना है, लेंथ निकालना है, तो वो पेरीमीटर निकालना है। उस छोटे से बड़े की तरफ जब आपको जाना है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। और जब आपको पूरा एरिया पता है, उसके सब यूनिट्स का आपको सब पार्ट पे लेके जाना होता है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। आया समझ में? तो अगर ये डी आर क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट कंसेंट्रेशन। अब देखिए, के तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेट होगा नहीं। अब dt है, वो क्या बन जाएगा, t। dt मतलब स्मॉल टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, और जब इंटीग्रेट कर दे तो पूरा टाइम आ गया। इसके साथ आता है प्लस i। अब ये i क्या होता है? देखो, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको ये बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी, नॉन मैथ्स वाले मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अब जो ये मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को तो समझ जाएंगे, नॉन मैथ्स वाले थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। देखो, इंटीग्रेशन दो टाइप की होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, dx और dx 0 से 1।
इसमें आप लोगों ने इंटीग्रेशन को करते वक्त लिमिट्स नहीं लगाई और यहां पे आपने लिमिट्स बताई कि 0 से 1 जा रहा है, तो यहां पे इंटीग्रेशन आएगा x प्लस सी और यहां पर आएगा x 0 से 1, मतलब 1 माइनस में 0, आंसर आया 1। तो ये जो जब लिमिट्स नहीं पता है, इसका मतलब हमारा आंसर्स में कुछ चेंजेस, मतलब कुछ वेरिएबल्स आएंगे, उस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है हमारा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने लिमिट्स नहीं लगाई है, नहीं लगाई भाई लिमिट्स हम लोगों ने, तो यहां पर ये आई जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आगे चलते हैं, अब सुनिए। ठीक है, अब आगे पेज पे चले क्या? चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा आर, लास्ट हमने इक्वेशन ये मिली है। जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की? इज इक्वल टू आर नोट। तो यही वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, इस मान लीजिए थर्ड इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आर नोट, आर की जगह लिखेंगे आर नोट माइनस में के इंटू में 0 प्लस में आई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो आई की वैल्यू आई आर नोट, आई इज इक्वल टू आर नोट। अब आपने क्या करना है, आई की वैल्यू थर्ड में रखनी है। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड, आर इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस में आर नोट। अब इसी से मुझे इक्वेशन बनानी, अच्छा इस इक्वेशन को भी हम बॉक्स में रख लेंगे क्योंकि ये हमारे ग्राफ के काम आएगी। इस इक्वेशन को 4 नंबर दे देते हैं। फाइन, सुनिए, मैं अगर पूरे इस माइनस के टी के पार्ट को वहां लेके जाऊं, इट विल बिकम के टी इज इक्वल टू आर नोट और आर इधर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस में आर बाय में के। आप के को भी उधर रख सकते थे और यहां पे भी बात कर सकते थे। तो ये आपकी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। भैया देखो, जब भी हम कोई ग्राफ पढ़ेंगे, जो भी ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, जब भी हमको इक्वेशन लो पढ़ेंगे ऑर्डर, उसमें सबसे पहले हमें उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। सेकंड, हम लोगों को उसका इक्वेशन मतलब फॉर्मूला, उसका हमें ग्राफ पता होना चाहिए। थर्ड, हमें उसका हाफ लाइफ पता होना चाहिए। और फोर्थ क्या होता है, फोर्थ उसके ऊपर न्यूमेरिकल की टर्म्स आनी चाहिए कि आप उस न्यूमेरिकल को कैसे करते हो। जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हो, सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हो, उसके बीच में आपको, उनके बीच में आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। ये चार चीज हम लोग कवर करके चलेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं ग्राफ के लिए। क्या बात करेंगे, ग्राफ। ग्राफ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। फाइन, अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेशन 4 ऑन कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जल्दी बताइए मुझे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ कभी मत रटना भाई, ग्राफ बनाना बहुत इजी काम होता है, इसमें आपको सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होता है। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मुझे पता चला कि जो मेरी इक्वेशन है वो, उसमें y ये है, मतलब यहां मैं लिख भी देता हूं, y एक्सिस पे आएगा आपका कंसंट्रेशन, c इंटरसेप्ट है r नोट, और आपको यहां पे देखो, अब बच्चे mx में कंफ्यूज हो जाते हैं, x की जगह k रख देते हैं। देखो k क्या है, यहाँ पर एक हमारा रेट कांस्टेंट है, तो वो वेरिएबल की जगह तो आ नहीं सकता है। वेरिएबल हमारा क्या है, टाइम, टाइम तो चेंज हो सकता है। तो x पे क्या आएगा हमारा, टाइम, और स्लोप है वो है माइनस के। बस आपको इक्वेशन कंपेयर करना है भाई, मतलब एकदम मैच फॉलोइंग, कि y के नीचे जो, y के सामने जो आ रहा है वो y है, x के सामने जो आ रहा है वो x है, इंटरसेप्ट के सामने जो आ रहा है वो इंटरसेप्ट है। इसको देख के हमने सिर्फ एक ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ भी कितना इजी है बनाना। y एक्सिस पे हम लोगों ने रखा है कंसंट्रेशन, और हमने x एक्सिस पे रखा है टाइम।
अब इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है क्या कोई चीज एक्सिस पे काट रही है, किसी की एक्सिस पे, चाहे वो वाई एक्सिस पे हो चाहे एक्स एक्सिस पे हो, उसकी वैल्यू देख के फिर देखेंगे वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है या एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास इंटरसेप्ट है और वो आर नोट है। इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो हमारा आर की उस पे इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है उस पे कट कर रखा है, ये रहा आर नोट, और वो इनिशियल कंसेंट्रेशन है। अब आप स्लोप की वैल्यू देखो, स्लोप नेगेटिव में है पॉजिटिव? नेगेटिव में, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ रटने की जरूरत थी? नहीं थी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रटने की जरूरत थी? नहीं थी। बट ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूले तो फिर भी याद होने चाहिए। किसी भी तरीके से कहां से आपको फॉर्मूला इक्वेशन पूछ रहे, कुछ नहीं पता होता तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ये सब चीजें कि ये आई कहां से। सो फाइनली हमने इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्या समझा? हम लोगों ने एक इक्वेशन समझी जिससे हम लोगों ने ग्राफ को बनाया है। सेकंड, हमने फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ा। सेकंड, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके अंदर कि वही ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं हम लोग कि हाफ लाइफ क्या होता है। मैं जितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछता हूं हाफ लाइफ हाफ लाइफ, तो बच्चे एक जवाब देते आधी जिंदगी। अरे पूरी तो जी लो भाई, इतनी तो जियो। आधी जिंदगी क्या भाई? आधी जिंदगी कहते सर मेरी रिएक्शन हाफ हो जाएगी तो आपको हाफ लाइफ कहलाएगी। हाफ लाइफ कैसे कहलाएगी भाई? मान लो आपने रिएक्शन चलाई है और एक रिएक्शन मैं चला रहा हूं। आपने रिएक्शन चलाई 50 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने रिएक्शन चलाई वो 80 डिग्री सेल्सियस पे। मेरी रिएक्शन आधी हो गई 1 मिनट में, आपकी रिएक्शन आधी हुई है 3 मिनट में। ये काहे की हाफ लाइफ हुई भाई? रिएक्शन का हाफ लाइफ तो आप लोगों का सेम आना चाहिए था। आप देखो यही चीज कहते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन करेंगे कैसे? हाफ लाइफ कहते ना कि मान लो मैंगो शेक बनाया, मेरे लिए आधा छोड़ दियो। आधा छोड़ने का मतलब क्या है? 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद? नहीं, आधा छोड़ने का मतलब है 1 गिलास है भाई, 1 गिलास का जब आधा गिलास बच जाए, आधा गिलास खत्म हो जाए, तब तो उसको छोड़ दियो। इसका मतलब हाफ लाइफ का मतलब है व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ। इनिशियल कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ। इनिशियल concentration of reactant is reduced to half। कोई डाउट? इसका मतलब जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी? आर नोट। और जब टाइम टी हाफ था तो आपकी वही कंसेंट्रेशन क्या बन गई है? आर क्या बन गई? इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ। इतनी सी बात समझ में आई है? नहीं, इतनी सी तो बात है यार। तो अभी आपने पढ़ा फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या पढ़ा था? T इज इक्वल टू आर नोट माइनस में आर डिवाइडेड बाय में के। यही अभी आप लोगों ने मेरे साथ को पढ़ा है, ठीक है। अब देखो T की जगह रखेंगे T हाफ, आर नोट, और R की जगह रखेंगे आर नोट बाय में 2 बाय के। T हाफ आप एलसीएम जब लेंगे नीचे 1 है तो 2 आर नोट माइनस में आर बाय में 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय में के। तो टी हाफ आर नोट बाय में 2k। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस फॉर्मूले से जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आनी, जो आपको अपने माइंड में रखनी है, वो 500 रुपए का नोट नहीं है, ये मेरे लिखने का नोट है। एनओटी मेरे लिखने का स्टाइल है भैया। नोट क्या है यहां पर? 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखना। एसेशन रीजन में, एमसीक्यूज में या फिर सब्जेक्ट में किसी तरीके से इस बात को पूछा जा सकता है। ग्राफ, इससे ग्राफ भी बनता है आप लोगों का, यह भी याद रखना। 4 जीरो ऑर्डर reaction T half is directly proportional to the initial concentration of
रिएक्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाफ लाइफ भी बढ़ सकती है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू घटेगी, मतलब जो उसकी वैल्यू है मोलर कंडक्टिव मोलर जो है उसकी जो हमारी टी हाफ है वो भी घटती चली जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के अंदर होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीज बस इतनी सी बात याद रखनी है, काम आपका हो जाएगा। पहला ग्राफ हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, सेकंड हम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग हाफ लाइफ के हिसाब से। तो मैं आगे ही चलता हूं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको करेंगे। हमने पढ़ा टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय में 2k, यही आपने पढ़ा। फिर वही हम काम करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाने के लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सुनो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y पे कौन है टी हाफ, c इंटरसेप्ट क्या है नहीं है, इंटरसेप्ट जीरो, देखो कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे क्या है जीरो है। x पे आप खुद सोचो, x वेरिएबल पे जब आप ग्राफ बनाओगे x वेरिएबल पे आप 2 रखोगे, k रखोगे, दोनों कांस्टेंट है ना, बचा कौन इनिशियल कंसंट्रेशन, और y पे कौन आने वाला है टी हाफ। क्या इंटरसेप्ट है नहीं, इसका मतलब वैल्यू कहां से स्टार्ट होने वाली है जीरो से, जीरो से वैल्यू स्टार्ट हुई है, और आपका स्लोप जो है वो भी कैसा है पॉजिटिव में। देखो स्लोप क्या है यहां पे, ये स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू प्लस 1 बाय में 2k। दिस इज योर ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का। कोई डाउट, कोई डाउट? आप लोगों ने क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी है जीरो ऑर्डर के लिए, ग्राफ पढ़ लिया है, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ लिया है, बस इतने से बारे में हम लोगों को यहाँ पे बात करनी थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा जीरो ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल से। पहले हम जीरो ऑर्डर का एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर की रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे। उससे पहले आप लोग ये जो डेरिवेशन मैंने कराई है वो आप लोग रिवाइज करना, प्रैक्टिस घर पे खुद करना, बिना देखे, देख के करना पहले, फिर बिना देखे करना, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कीप सपोर्टिंग अस। आप वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी कर सकते हो। और प्लीज 12th क्लास है, बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं करनी है, अब आप सीरियसनेस लेके आइए थोड़ा सा पढ़ाई में, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।